नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम वंस अगेन टू सिली बाउंसर्स। और आज अपने लाइव स्ट्रीम शुरू करने से पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे इंडिपेंडेंस डे की। वंदे मातरम, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो एक हफ्ते के बाद मैं फिर से वापस आ गया हूं और आज हम बात करने वाले हैं भारत एट 79। ठीक, और आज बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आज ये है एक ओपन स्ट्रीम। आज करेंगे हम खुल के बात और अपने देश के बारे में, क्या हमने अचीव किया इन 79 ईयर्स में और क्या अचीव हम करने वाले हैं। तो वेलकम वंस अगेन टू सिली बाउंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एट 79। भारत सुपर पावर बन रहा है या अभी दूर है? तो सबसे पहले आज का टॉपिक मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है। आज बात करेंगे पूरे इंडिया की। इंडिया एट 79 ईयर्स ओल्ड, एक देश जो कि 1947 में आजाद हुआ और आज 2026 में दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज में काउंट होता है। लेकिन सवाल बहुत सिंपल है, क्या हम वाकई में सक्सेसफुल हुए हैं? देखते हैं, जीडीपी बढ़ चुका है, रोड्स बढ़ गए हैं, यूपीआई आ चुका है, हम लोग चांद पे भी पहुंच चुके हैं, क्रिकेट की दुनिया में हम सबको हरा चुके हैं, हरा भी रहे हैं, डिप्लोमेसी में अमेरिका के भी दोस्त, रशिया के भी दोस्त, गल्फ के भी दोस्त और ग्लोबल साउथ में हमसे सब बात करना चाहते हैं। तो फिर सवाल है कि इंडिया एट 79, इंडिया कितना बड़ा हो गया है? और दूसरा क्वेश्चन है कि कितना बड़ा होना अभी बाकी है? क्योंकि दोस्तों, ग्रोथ का मतलब सिर्फ जीडीपी नहीं होता। जीडीपी हमारा 10 ट्रिलियन से ऊपर हो चुका है, लेकिन जॉब्स आज भी कम है। लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी। एजुकेशन सिस्टम में अभी हम लोग ने देखा जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी के द्वारा, हमारा चैलेंज किया गया हमारी डेमोक्रेसी को। अभी भी हमारा हेल्थ केयर थोड़ा सा मतलब उस लेवल पे नहीं है। हमारे सिटीज़ अभी भी पोल्यूटेड हैं, वेदर इट्स एयर पोल्यूशन और वेदर इट्स पोल्यूशन ऑफ द रिवर और वाटर, व्हाटएवर इट इज। तो क्या वो डेवलपमेंट है? आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का लाइव एक्चुअली होने वाला है एक रियलिटी चेक। आज हम ब्लाइंडली नेशनलिज्म नहीं करेंगे और अननेसेसरी कोई नेगेटिविटी भी नहीं फैलाएंगे। आज हम प्राउड भी होंगे और क्रिटिकल भी होंगे, क्योंकि अगर कंट्री अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो इंप्रूव कैसे करेंगी? ठीक, तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अपनी हिस्ट्री को और बात करते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। ठीक, और 1947 के बाद हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। ऑब्वियसली मैं भी उस जर्नी का हिस्सा रहा हूँ और हमेशा से ये बोलता रहूँगा कि इंडिया में जितना पोटेंशियल पहले था, मतलब आज़ादी के टाइम पे, और आज हम जहाँ पे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। हमारे पास पावर्टी बहुत ज़्यादा थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए। हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, लिटरेसी कम थी, फूड की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास लिमिटेड था और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि कैन दिस डेमोक्रेसी सर्वाइव। लेकिन याद रखिए कि इंडिया को डेमोक्रेसी मेंटेन करना भी गारंटीड नहीं माना जा रहा था। हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने रिलीजन हैं, इतने रीजन हैं और
हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास थी, पावर्टी का चैलेंज था, लेकिन 79 ईयर्स के बाद इंडिया इज स्टिल अ डेमोक्रेसी. दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर. आज भी इंडिया, हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जहां पे अगर आपको अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं या गिरा सकते हैं. अगर आपको जिस पे यकीन है या भरोसा है तो आप उस सरकार को अपने लोकतंत्र के वोट के द्वारा ला सकते हैं. ठीक, तो आज हिंदुस्तान या इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री भी है. वी हैव ओवरटेकन चाइना. और वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन इज अराउंड 1.46 बिलियन. कैन यू बिलीव इट? लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी 72 ईयर्स के अराउंड पहुंच चुकी है. दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक ओपन डाटा फोरम. So think about the journey from food shortages to food security, from importing technology to building technology, from foreign exchange scarcity to becoming a major global economy, from being largely invisible in global politics to becoming a country where everyone wants to talk to. लेकिन रुकिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक है. हम सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन इक्वली सक्सेसफुल हुए हैं? नॉट येट. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है हमारी इकोनॉमी. ठीक, बिकॉज अल्टीमेटली जो पावर है वो आती है इकोनॉमी से. जब आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है तो ऑब्वियसली कंट्री जो और कंट्रीज हैं आपकी तरफ देखती हैं. इंडिया की इकोनॉमी पिछले कुछ डेकेड्स में ड्रामेटिकली एक्सपेंड हुई है. वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अप्रैल 2026 के अपडेट के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.6% एस्टिमेट कर गई और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.6% की ग्रोथ प्रोजेक्शन है. अब 6.6 सुनने में शायद बोरिंग लगे, लेकिन दोस्तों 6.6% ग्रोथ ऑन ए ह्यूज इकोनॉमी इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. और यही इंडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज है. इट्स कॉल्ड स्केल. चाइना के बाद सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पोटेंशियल, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मैसिव कंज्यूमर बेस, यूथ वर्कफोर्स, ह्यूज सर्विसेज सेक्टर, टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम, हमारे पास स्टार्टअप्स हैं और इंक्रीजिंगली हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का फ्यूचर जो है वो प्राइमरली क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विसेज होगा, टेक्नोलॉजी या एआई होगा? आई लीव इट विद यू. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक, जो भी हमने आज़ादी के बाद देखा, आई मीन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो क्वाइटली हो चुका है वो है यूपीआई. आपको याद है 10 साल पहले सब कुछ चलता था कैश में. ठीक, एटीएम पे लाइन लगती थी, दुकानदार बोलते थे हमारे पास चेंज नहीं है या छुट्टा नहीं है. मुझे अभी भी याद है जब हम लोग सामान लेने जाते थे तो चेंज के बदले हमें टॉफी पकड़ा दी जाती थी, या सेंटर फ्रेश वाज अ वेरी कॉमन आइटम जो कि हम लोग को दी जाती थी. बट दैट इज थिंग ऑफ द पास्ट. ठीक, भैया पेटीएम है, आज की डेट में आपसे दुकानदार पूछता है क्यूआर कोड दिखाओ, स्कैन करो एंड इट्स डन. ठीक, ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने ये चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंज इंडिया में देखा है. और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड से, अचीवमेंट ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, आई वुड से, दैट हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ अस. और आप तो मतलब आर्मी बैकग्राउंड से आते हो, तो दक्ष, मतलब आपके लिए इंडिपेंडेंस कितना, मतलब कितना बड़ा, इट्स लाइक ए फेस्टिवल फॉर समवन कमिंग फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड. लाइक आपके पिताजी, आई नो ही इज इन आर्म फोर्सेस, तो आप थोड़ा बताइए इस बारे में. Yeah, the independence is the true feeling of sovereignty. As like we don't जी, have to like ask anyone, and like we are not in colonial. Basically, in a nutshell, I can say that like if हम्म, like our internal matters are doing internally by our own people, not by any outsider. For जी, people who came in India and rule on us for around 200 years. Yeah, so जी, जी, that's जी. more thing. And yeah, ऑब्वियसली मैं आज एज अ मोदी भक्त बात नहीं करूंगा, बट आई विल टॉक व्हाट इज रियलिटी. डिजिटाइजेशन ने आई थिंक काफ़ी कंट्रीज की आंखें खोली और लोगों को पता लगा कि जब इकोनॉमी को आप डिजिटाइज करते हो और इफ़ यू टेक मनी फ्रॉम डिजिटलाइजेशन, दैट इज मोर, बोलते हैं कि वाइट होती है. तो ये सबसे बड़ा सवाल उठा था जब डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुई कि इंडिया कहाँ जा रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड. और आज की डेट में अगर आप क्यूआर कोड दिखाओ, स्कैन करो और पेमेंट कर दो. ठीक है, और एनपीसीआई के डाटा के अकॉर्डिंग मई 2026 में यूपीआई ने अकेले 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए. दैट इज वर्थ 29.9 लाख करोड़. कैन यू बीट दैट? अनबिलीवेबल. और मैं यही बात बोलता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड से, बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस करंट रिजीम. आई वुड से कि इकोनॉमी को डिजिटलाइजेशन करने के बाद जो हमारे पास इतनी तरक्की हुई,
23 billion. That is not a small fintech experiment anymore. That is called infrastructure. वर्ल्ड बैंक ने भी यूपीआई को पॉपुलेशन स्केल रियल टाइम पेमेंट्स का पायनियरिंग एग्जांपल डिस्क्राइब किया, एंड दैट इज वेयर इंडिया हैज डन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग ने वी डिड नॉट चेंज डिजिटाइज बैंकिंग, वी डिजिटाइज्ड एवरीडे लाइफ. है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुकी है, एप्पल इंडिया में ऑलरेडी बनाया जा चुका है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स भी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुए हैं. 2025 से 2026 तक इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट इज रिकॉर्ड 122.4 बिलियन पहुंच चुके हैं. दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एयरपोर्ट का ब्यूटीफुल टर्मिनल बना लो. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिलायबिलिटी. आज की डेट में पूरी दुनिया इंडिया को एज अ ग्लोबल सुपर पावर देखती है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इंडिया को आज भी हर कोई कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी लोग आज की डेट में इंडिया से बाहर रहते हैं, दे नो द फैक्ट कि इंडिया ने इतना राइज किया है, दैट इज अनबिलीवेबल, अनहर्ड ऑफ, एंड इट इज स्टिल गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. आज की डेट में इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी है, दे आर स्टक टू देयर रूट्स, एंड इट इज अनबिलीवेबल जितना सपोर्ट इंडियंस एक दूसरे को करते हैं. चाहे जो भी नेगेटिविटी फैलाई जाए कि हम लोग बाहर जाके ये करते हैं वो करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदुस्तानी बाहर जाके भीख नहीं मांगते हैं. एंड शाउट आउट टू ऑल दोज इंडियंस जो बाहर जाके जो मर्जी करें बट भीख नहीं मांगते, ना मांगी है ना मांगी है. बात करते हैं थोड़ी सी आगे. हम लोग स्पेस में भी बहुत आगे निकल चुके हैं. इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो हम लोग बता सकते हैं अपनी जेन-जी को, जो कि फॉरेन पावर्स को सुन के अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी कंट्री को. चंद्रयान 3 हो चुका है, आदित्य हो चुका है, स्पेडेक्स हो चुका है, और 2025 में इंडिया सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटोनमस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन स्पेस. इसरो के अकॉर्डिंग स्पेडेक्स अचीवमेंट इंडिया को स्पेस डॉकिंग डेमोन्स्ट्रेट करने वाला 4th कंट्री बना चुका है ऑलरेडी. नाउ इमेजिन कि 79 ईयर्स पहले वी वर स्ट्रगलिंग विद बेसिक डेवलपमेंट, लेकिन आज हम लोग बात करें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, गगनयान, स्पेस स्टेशंस, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, और प्राइवेट स्पेस कंपनीज इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही हैं ऑलरेडी. दैट इज अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे हिसाब से हुआ है, इंडिया हिस्टोरिकली डिफेंस इक्विपमेंट का मेजर इंपोर्टर रहा था. आज पिक्चर बिल्कुल चेंज हो चुकी है. 2025 से 2026 में इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन हैज रीच्ड अप्रोक्सीमेटली 1.78 लाख करोड़. डिफेंस एक्सपोर्ट रीच अराउंड 38,424 करोड़, और इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स आर नाउ बीइंग एक्सपोर्टेड टू 80 प्लस कंट्रीज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स. लेकिन यहां भी बैलेंस जरूरी है. सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि कल से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, लेकिन मॉडर्न डिफेंस सिस्टम जो हम लोग बना रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. हमारे पास आज जेट्स हैं, इंजन्स हैं, सेंसर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, एआई है. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डज इंडिया इंपोर्ट? यस, वी डू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन सवाल ये भी है, कैन इंडिया इंक्रीजिंगली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट एज वेल? दिस इज द रियल टेस्ट. ठीक, तो आज की डेट में इंडिया जिस स्टांस पे है, ऑब्वियसली हम लोग ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी कि इंडिया ने जिस तरीके से जवाब दिया अपने पड़ोसियों को, आज तक वो दर्द जो है उनके पिछवाड़े में दिखता है. मतलब वो 7-0, 8-0, 10-0 करते हैं, लेकिन अभी जो रफाइल हमारे पास दोबारा से जो रिपोर्ट आई है, ऑल रफाइल आर इंटैक्ट. ठीक, दिस इज द पावर ऑफ इंडिया. चलिए अब बात करते हैं इंडिया की असली पावर के बारे में, और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है जहां पे जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही है. क्योंकि एट 79 हम लोग सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल कंट्री नहीं रह चुके हैं. अब इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है. हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, अमेरिका, रशिया, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया. मैंने कमेंट देखा था इसमें उन्होंने बोला था कि नवनीत ऑस्ट्रेलिया जाकर मोदी जी ने क्या किया? तो मेरे भाइयों, ऑस्ट्रेलिया ने आपकी इसी गवर्नमेंट को यूरेनियम देने से मना कर दिया था जब आपके प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी. ठीक, यूरेनियम किस लिए यूज होता है? शायद जो व्यक्ति ने मुझे वो कमेंट किया था कि हाँ जी, तो जिस मोबाइल डिवाइस से उस व्यक्ति ने कमेंट किया था, तो अगर उस मोबाइल में बिजली से वो चार्ज नहीं करता ना, तो उसको इस बात की अहमियत नहीं पता होती कि मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने जब यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से लिया विदाउट एनपीटी पैक्ट. ठीक, तो जो आज की डेट में जो कमेंट आप कर रहे हो और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं कि यूरेनियम का इतनी अहमियत है इंडिया में, बिकॉज इफ यू कांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू कांट रन दी
क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। आज की डेट में अगर आप अपने पड़ोसी को देखें, स्पेशली बांग्लादेश, वाई दे आर स्ट्रगलिंग इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मोदी जी ने ये इंश्योर कर दिया है कि अगले एटलीस्ट जब तक उनकी गवर्नमेंट है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से हिंदुस्तान के पास रहेगी। ठीक, ये है अहमियत हमारे ग्लोबल प्रेजेंस की। जो भी लोग बोले उल्टा सीधा, इट डजंट मैटर, बट जो भी काम आज की डेट में इंडिया कर रहा है, दैट इज बेसिकली देयर सेल्फ रिलायंस। इसीलिए इंडिया की अहमियत इन साउथ ईस्ट एशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज। बात करते हैं क्वाड की। इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट क्वाड दैट इज विद यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड को लेकर हमारे पड़ोस में बहुत पेट में दर्द उठता है सबके कि भैया क्वाड मतलब क्वाड क्या है। अगर क्वाड का हिस्सा इंडिया ना हो तो आज की डेट में ऐसी की तैसी हो जाती है हमारी। दिस इज द पावर दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। और इंडिया ये नहीं बोल रहा है कि मैं अमेरिका के भी साथ हूँ, मैं रशिया के भी साथ हूँ। इंडियाज ब्रॉडर अप्रोच हैज बीन इंक्रीजिंगली डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट and maintaining relationships with different powers of the world. This is what we have done. बात करते हैं हमारे क्रिकेट के बारे में, स्पेशली बीसीसीआई। आप बीसीसीआई को देखें तो अगर आप लोग अंडर एस्टिमेट करो अपने पावर को, इंडिया इज ऑलरेडी अ सॉफ्ट पावर इन क्रिकेट। क्रिकेट को देखें, इंडिया ने 2024 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2026 टी20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीता। India became the first men's team to successfully defend the T20 World Cup title. And India won the 2026 final against New Zealand by 96 runs, becoming the first team to win 3 men's T20 World Cup. That is not normal. 2024 में T20 World Cup, 2025 में Champions Trophy, 2026 में T20 World Cup again. That is an incredible white ball run for Team India. और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है विमेंस क्रिकेट के बारे में। हमारी विमेन क्रिकेट टीम ने 2025 में अपना सबसे पहला आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल। सो इंडियन क्रिकेट इज नॉट अबाउट वन सुपरस्टार एनीमोर, इट इज एन इकोसिस्टम। और इसी इकोसिस्टम को देख के पूरी दुनिया जलती है, बिकॉज हम जब भी जीतते हैं ना आज की डेट में, तो हमारे आसपास ये नॉइजेस होती हैं कि इट इज अ फिक्स टूर्नामेंट, बीसीसीआई कर दिया जी, आईसीसी ने कर दिया जी। आईसीसी को तो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं लोग। इट इज रिडिकुलस। हमें दम है तो हम जीतते भी हैं, ठीक है। और क्यों ना करें यार हम लोग गर्व इस बारे में। अगर हम लोग जीतते हैं तो व्हाई डू वी इवन थिंक ट्वाइस। अब आते हैं 150 साल वंदे मातरम लोकगीत पे। ये है एक मेमोरी, एक कल्चर, एक आइडेंटिटी, और आज हो चुके हैं 150 साल वंदे मातरम को। वंदे मातरम जो गीत है वो कंपोज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 7 नवंबर 1875 को। दैट इज वेयर बोलते हैं ना कि ये एक फ्रीडम मूवमेंट का पावरफुल सिंबल भी बना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फेमसली sang दिस एट द 1896 कांग्रेस सेशन इन कोलकाता, फॉर्मली कैलकाटा, और 1950 में इट वाज अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल सॉन्ग। थिंक अबाउट द टाइमलाइन। 1875 इंडिया वॉज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल, और फ्रीडम मूवमेंट जैसे हम लोग देखते हैं इट हैड नॉट टेकन एनी शेप। एंड देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट दिस। जो एक देश नॉट ओनली बिल्ड्स हाईवेज, नॉट ओनली बिल्ड्स मेमोरीज, लेकिन हम लोग ने ऐसे गीत बनाए, ऐसी स्टोरीज बनाई, ऐसे बलिदान दिए, ऐसी भाषाएं हमारे देश में हैं, ऐसा कल्चर है, और हम लोग एक आइडिया के साथ जीते हैं, दैट इज वी आर इंडियंस। एंड परहैप्स दैट्स व्हाई 150 साल वंदे मातरम के आज बहुत मैटर करते हैं। अनबिलीवेबल। वंदे मातरम के 150 साल क्यों मैटर करते हैं? आई मीन नॉट ओनली इट्स बिकॉज इट्स एन ओल्ड सॉन्ग, बट इट हैज ट्रैवल्ड थ्रू जनरेशंस। 150 साल फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट टू इंडिपेंडेंट इंडिया एंड टू टुडेज इंडिया। और वंदे मातरम पे हमारे पड़ोस में काफी पेट में दर्द हुआ जब ये बताया गया कि वंदे मातरम को इनिशियली आई थिंक इट हैज 6 पैराग्राफ्स और 6 पैराग्राफ्स और 6 नोशन, बट 4 ही पहले गाए जाते थे। इस बार हम लोग ने पूरा वंदे मातरम गाया, विच इज अनबिलीवेबल। काफी लोगों ने बोला कि ये दिस इज अ प्रोपेगेंडा, स्पेशली हमारे पड़ोस में से बहुत पेट में लोगों को दर्द हुआ। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो पड़ोस के पेट में सबसे पहले दर्द क्यों होता है? ठीक है भैया, आप लोगों ने तो छीन के लिया था ना अपना देश, सो कॉल्ड छीन के लिया था पाकिस्तान,
हाथ में गुटखा मुंह में पान लेके रहेंगे, पाकिस्तान ले लिया तो जाओ ना यार, जाओ खत्म करो, फिनिश इट ऑफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर। और आज की डेट में 2026 15 अगस्त को मैं हर हिंदुस्तानी को ये बोलूंगा कि गाइस प्लीज स्टॉप सपोर्टिंग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, स्पेशली जो क्रिकेट पे बात करते हैं यार, स्टॉप फॉलोइंग देम, दे आर अटर नॉनसेंस, पीरियड। ट्रोल करो ऑल गुड, लेकिन उनको फॉलो करना, उनको सुपर चैट्स देना, यू आर एक्चुअली आप अपने देश को यू आर पुटिंग योर सेल्फ डाउन। ना वो आपके कभी थे ना कभी होंगे, मैं यही बोलना चाहता हूँ, सिंपल इन प्लेन सिंपल लैंग्वेज में यही बोलना चाहता हूँ कि वो आपके दोस्त कभी ना थे ना कभी होंगे। अगर आपको मैं पसंद हूं तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं पसंद तो इट्स ओके, आई एम ऑलवेज ओपन टू क्रिटिकल कमेंट्स। लेकिन पाकिस्तानियों को जाके देखना और उनके चैनलों पे जाके अपनी वैलिडेशन सीख करना इज समथिंग दैट इज अनकॉल्ड फॉर। हम नहीं चाहते उनकी, वी डोंट नीड देम एट ऑल। दैट इज माई लेसन। मैं हर एक को ये बोलता हूँ यार कि प्लीज स्टॉप फॉलोइंग दीज इडियट्स, नॉट एट ऑल, वी डोंट नीड देम। देखिए, प्राउड टू बी एन इंडियन, और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे हमेशा गर्व होता है अपने भारतीय होने पर। यू नो, इट इज समथिंग दैट ऑलवेज कैरी विद मी, एक आइडेंटिटी है हमारी, और दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव। और जब भी तिरंगा दिखता है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, इट ऑलवेज मेक्स मी प्राउड। यू नो, दिल तो हिंदुस्तानी रहेगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए यार। आई मीन, दिस इज समथिंग दैट आई रियली रियली लव एंड एडमायर। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक होना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोगों ने एक ऐसे क्रिकेटर को देखा नहीं देखा। मैं हमेशा से बात करता हूँ द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बारे में, एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी प्राउड कि मैंने सचिन को खेलते हुए देखा। आई वॉच्ड प्रीटी मच ऑल हिज इनिंग्स। कोई ऐसा मैच नहीं होगा मैं सचिन की जो बैटिंग ना देखी हो, बट आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स एज एन ओपनर। एंड आई रिमेंबर कि उस समय हम लोग जब न्यूजीलैंड में मैच होते थे, इंडिया में जब हम रहते थे, तो हम लोग सुबह उठते थे जल्दी, ठंड के हमारे यहाँ तो ठंड होती थी, ऑब्वियसली क्रिकेट इज अ समर स्पोर्ट इन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग उस टाइम पे सचिन ने करी थी, स्पेशली व्हेन ही ओपन द इनिंग्स, आई वांट टू प्रेजेंट दैट इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू वांट टू वॉच इट, लेट्स मूव ऑन एंड वॉच दिस इनिंग्स ऑफ सचिन, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। तो अब क्वेश्चन आता है, अभी बात करता हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ पावरफुल कैन इंडिया बिकम? कैन वी बिकम द नेक्स्ट $10 ट्रिलियन इकोनॉमी? कैन वी बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस? कैन वी क्रिएट इनफ हाई क्वालिटी जॉब्स? कैन वी क्रिएट एंड एजुकेट द मैसिव पॉपुलेशन दैट वी हैव? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो 79 ईयर्स पहले से आज तक, India has influenced not only the world, but it has influenced its own people. I'm also an inspiration. मैं शायद एजुकेट अपने आप को नहीं करता तो मैं इंडिया से बाहर नहीं आ सकता था। इंडिया हैज इन्फ्लुएंस्ड, लेकिन फ्रीडम वॉज नॉट द फिनिशिंग लाइन फॉर अस। अनबिलीवेबल। फ्रीडम वॉज सपोज टू बी द बिगिनिंग, लेकिन जिस जनरेशन ने हमारे लिए इंडिपेंडेंस सीख करी, उस जनरेशन को भी हम लोग को एक ट्रिब्यूट हमेशा देना चाहिए, स्पेशली हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी, राजगुरु जी और चंद्रशेखर आजाद। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट वी कैन नेम राइट नाउ। अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, अपने इतिहास को समझिए। इंडिया हैज गॉट अ वेरी वेरी बिग हिस्ट्री। तो थोड़ी सी बात करते हैं। आई मीन कल हमारे पड़ोसियों का भी हैप्पी बर्थडे था। मैं तो बर्थडे बोलता हूँ, इंडिपेंडेंस तो नहीं बोल सकता, बिकॉज बोलते ना कि हमने उनको उनकी डिमांड पर हम लोग ने उनको उनका मुल्क पेश कर दिया था। तो हैप्पी बर्थडे टू पड़ोसी। लेकिन पड़ोसियों की तरफ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे को दिखा, जो कि उनका खुद का एडमिटेंस, बोलते ना कि एडमिट किया उन्होंने कि शायद इंटरनेट नहीं होता आज की डेट में, तो शायद हमारे पड़ोस वाले पाकिस्तानी हमेशा ये बोलते कि सारी जंगें, मतलब सारी वॉर उन लोगों ने हमसे जीत चुके हैं। लेकिन ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स ब्रिंग दिस गाय टू द स्टेज।
मुझे बाद में बताया गया कि ये तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज जिनमें से मुशर्रफ ने सबकी कहा, बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज और ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद शुमार लिखे। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन उसका कोई एग्जिट प्लान सोचा ही नहीं गया कि फॉलो आउट क्या होंगे और उसको हमने कैसे निपटना है? प्लान भी नहीं था हमारे पास, यूनिट तो भेजा, उसके बाद नहीं सोचा क्या बनेगा। शायद पूरी तरह से तज्जिया नहीं किया गया कि बाहर से क्या दबाव पड़ेगा, इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। उन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इसका बस जो असर सोच लिया कि हिंदुस्तान पर क्या दबाव पड़ेगा, सियाचिन के रास्ते कट जाएंगे, कश्मीर आप पर अपनी रेगुलर्स को भेजा गया? जी हाँ, आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया और एनएलआई यूनिट्स, हालांकि वो इन दैट सेंस उस वक्त आर्मी रेगुलर्स नहीं थे, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे कमांड कर रहे थे। और ये कहना कि वो रेंजर्स और एफसी की नौयत के ट्रुप्स हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। रेंजर्स और एफसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे परफॉर्म करती है। क्या नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ही थी या उसके अलावा भी? नहीं, रेगुलर यूनिट्स भी थी। रेगुलर यूनिट्स भी थी। जी। कितने लोगों को भेजा गया था? नहीं, इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ कि कितने लोगों को भेजा गया, लेकिन 500-600 लोग नहीं थे यकीनन। आपने कहा हजारों जवानों का खून जो है वो वहां बहा नहीं, दिया। मैं मुझसे पूछा गया था कितने थे, मैंने कहा मुझे कैजुअलिटी नहीं पता, शायद हजारों का खून बहा से मतलब है उसमें जख्मी भी शामिल है। किताब में कहते हैं कि उनके पास और ऑप्शन थी, एयरपोर्ट भी, एक ले वाली स्ट्रिप भी उनके पास मौजूद जी हाँ, थी, और उनके रास्ते नहीं कटते थे। जनरल साहब कहते हैं कि हमने इंडिया को शारक से पकड़ लिया था और वो सियाचिन ऐसा तक और रसाई थी नहीं। नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग हुई थी कि सियाचिन के रास्ते कट गए, जो ब्रीफिंग जीएस हेडक्वार्टर ने दी थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे कहा गया आप जीएस हेडक्वार्टर के साथ बैठ के दोबारा तजिया करें। फिर मैंने अगले हफ्ते अपना तजिया पेश किया और तमाम वो तरीके बताए जिस तरीके से इंडिया उनको सप्लाई कर सकता था। तो सब जो ने रेगुलर यकीन यूनिट्स थी आर्मी की वो 10 कोर थी। जी 10 कोर 10 कोर से थी। यूनिट्स थी जो वहां डिप्लॉयड होती यूनिट्स। कब ये फैसला हुआ कि हम अब और यहाँ रुक नहीं सकते, हमें वापस निकलना? कुछ अरसे बाद, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जून के महीने में हमारी पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी। उसके बाद तो आप ये देखिए कि ये जो उस समय का आईएसआई चीफ इज एडमिटिंग टू द फैक्ट दैट दे एक्चुअली सेंट द रेगुलर आर्मी इन 1999 कारगिल वॉर। ये इन लोग की औकात। नवनीत भाई, ये बांग्लादेश क्या करे ऑस्ट्रेलिया में भाई? यू आर ए वेरी गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। मिलिंद, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर ए कमेंट। मिलिंद, बांग्लादेश वो कर रही है जो हम लोग ने थोड़ा ट्रिक मिस कर दी लास्ट टाइम, बट हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश भाई। आई मीन डार्विन में ये मैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है एंड बांग्लादेश इज करंटली बांग्लादेश ने 426 रन बनाए पहली इनिंग में। दे बोल्ड आउट ऑस्ट्रेलिया फॉर 198 और दिस इज समथिंग अनरियल। आई वोंट बी सरप्राइज कि बांग्लादेश एक्चुअली मैच जीत जाए। ऑनेस्टली बांग्लादेश इज प्लेइंग आउट ऑफ द बॉक्स एट द मोमेंट। होपफुली आई विश कि वो ये मैच जीते, बिकॉज it will be in favor of India if they have the slight chance of making to जो ICC Test Championship होती है, but very well done Bangladesh, unbelievable, unreal cricket they have played at the moment. Okay, मिलिंद पूछ रहे हैं जी, नवनीत आपके हिसाब से फ्रीडम क्या है? मेरे हिसाब से मिलिंद, फ्रीडम वही है जो कि आज की डेट में इंडिया में एग्जिस्ट करती है। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम ऑफ बीइंग हु यू आर। माइंड यू, इंडिया एक लौता ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी फियर। आप ये काम चाइना में नहीं कर सकते, आप ये काम अमेरिका में नहीं कर सकते, आप ये काम किसी भी देश में रह के नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग वेयर आई एम। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, और गवर्नमेंट आपकी क्रिटिसिज्म को सुनती भी है, और यू हैव ओपन प्लेटफॉर्म एनीवेयर। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रीली। क्रिटिसिज्म आपको मिलता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर सकते हो, एंड दिस इज द फ्रीडम। फ्रीडम आज की डेट में आप मुझे सुन सकते हो, आप मुझे देख सकते हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। दिस इज फ्रीडम फॉर मी, दैट इज फ्रीडम फॉर मी, एंड इट इज ओनली, मैं बोलता हूँ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री जहाँ पे एक्चुअली फ्रीडम एग्जिस्ट करती है। आप करके देखिए किसी भी और कंट्री में, आपकी खाल उतार देंगे वो लोग। पाकिस्तान में करके देख लीजिए, किसी की दम नहीं है पिछवाड़े में कि आप अपने कंट्री के खिलाफ कुछ विद इन कंट्री रह के बोल सको। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बक 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 करते रहते हैं, लेकिन दिस इज ओनली पॉसिबल इन इंडिया, दैट इज फ्रीडम फॉर यू। ठीक, वंदे मातरम का जो गीत है वो ऑब्वियसली मोदी जी ने आज उसके 150 ईयर्स को सेलिब्रेट भी किया उनकी स्पीच में। लेकिन एक ऐसा उल्लू का पट्टा हमारे पड़ोस में है जिसको पेट में दर्द हुआ कि वंदे मातरम को इंडिपेंडेंस डे पे क्यों
गाया जा रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द सुनते, थोड़ा सा को सुनते हैं और उनके पेट का दर्द और अपनी कमेंट्री साथ में जारी रखते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन महेश जी, यू गिव मी दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं ऐसे लोगों को अपने स्क्रीन पे ला के इनकी बेइज्जती हमेशा से करता हूं और करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। चलिए लेट्स सी कि ये पाकिस्तानी सुअर क्या कह रहा है। चलिए जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर गाया जाएगा रेड फोर्ट के ऊपर। अच्छा 15 अगस्त 2026। हाँ गा लिया, आगे। और इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर जो है वो स्पेशल फ्लैग लेके जाएंगे जिसपे 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम होगा। समझ रहे हैं बात? हाँ समझ रहे। सो व्हाई इंडिया इज गिविंग सो मच वैल्यू टू वंदे मातरम? एंड एक मिनट यार, अबे सुन मेरी बात। व्हाई इंडिया इज गिविंग सो मच वैल्यू? पहली बात तो तेरी औकात क्या है? हु आर यू? तू वंदे मातरम के बारे में क्या जानता है मेरे भाई? 1947 में 14 अगस्त वाले दिन पे तुम लोग ने हमसे फ्रीडम सो कॉल्ड आजादी ले ली ना, तो मतलब इंपॉर्टेंस हो ना हो, हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट वंदे मातरम? और वंदे मातरम को तो मतलब भी पता है क्या है? चल आगे आगे सुनते हैं। व्हाट इज द क्राइसिस एट होम? बेसिकली मसला क्या है? व्हाट इज द क्राइसिस एट होम? क्या मतलब? वंदे मातरम क्या मतलब? अगर कोई भी राष्ट्रीय गीत कोई भी गा रहा है तो वो क्या क्राइसिस की में गाता है क्या? क्या बकवास कर रहा है भाई? हाँ? नो, ऐसे तो नहीं है। हाँ। ये और मुसलमान इस पे ऑब्जेक्शंस क्यों करते हैं? और सिर्फ मुसलमान। एक मिनट भाई, इस पे ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, ऑब्जेक्शन सिर्फ तुम्हें है, ठीक है ना? और हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने आप से थोड़ा अलग रखो मेरे भाई। कहाँ जा रहे हो यार? कहाँ की बात कहाँ? नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अदर कम्युनिटीज हैं, वो कहते हैं कि जो वंदे मातरम है वो प्राइमरली एक रिलीजियस सॉन्ग है। वंदे मातरम रिलीजियस सॉन्ग? ये है एजुकेशन एक पाकिस्तानी की। मतलब ये सुअर इतना मोटा देख रहे हो, मतलब पूरे स्क्रीन में नहीं फिट हो रहा है, ये बात कर रहा है वंदे मातरम इज रिलीजियस सॉन्ग। वाह जी वाह, थैंक यू जिना, थैंक यू। चलिए सुनते हैं आगे। और उसके बहुत सारे ऐसे जो अशार हैं, ठीक है जी, और वो अपनी ऐसे अशार हैं? अशार नहीं होता बेटा, वो होते हैं अक्षर, ठीक है? अक्षर होते हैं शब्द, अशार हैं पता नहीं क्या। वो एक और फ्रेमवर्क में जाते हैं, मजहबी फ्रेमवर्क में जाते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया के अंदर अब एक जिसे कहते हैं ना इशू है। वंदे मातरम क्या है कि बेसिकली मैं अपनी माँ के सामने झुकता हूँ, ठीक है? दैट्स माय। मैं अपनी माँ के सामने झुकता हूँ तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? हाँ भाई कमर चीमा, माँ के सामने झुकना कोई गलत बात है क्या? अगर हम अपनी भारत माता को एक माँ का दर्जा देते हैं, आप भी बोलते हैं ना सरजमीन है, पाकिस्तानी सरजमीन, अगर हम अपनी भारत इंडिया को अगर हम अपनी माँ मानते हैं, इसमें क्या गलती क्या है भाई? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब ये क्या आदमी है यार? और इसको 150 साल होने को है, ठीक है जी। वो कहते हैं ये सॉन्ग तो जो है वो इसकी कमेमोरेशन तो बहुत पहले शुरू कर दी। और ये पोएम जो है ये किसे कहा अच्छा आप ये देखो ना, ये जब भी बात करते हैं तो मतलब इसको शायद इतना खाना खा के आया होता है ना कि इसको डकारे आ रही होती हैं लाइव स्ट्रीम में। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ये करता रहता है। ऑब्वियसली स्क्रीन पे पढ़ रहा होता है जो भी इसको स्क्रिप्ट दी जाती है, इसको इसके जो मतलब हवारी मतलब क्या बोलते हैं, इसके जो आका जो होते हैं, जो मतलब इसको स्क्रिप्ट देते हैं, वो बोलते हैं कि भैया तो ये बोला, तो लुक एट द टाइम्स ऑफ टाइम इसे कहते हैं कि ये संस्कृताइज्ड बंगाली है। और भाई को संस्कृत बोलना नहीं आता, संस्कृताइज्ड। थैंक गॉड तुम हम लोग से अलग हुए, थैंक गॉड संस्कृताइज्ड। इसके अंदर जो बात समझी जाती है वो ये है कि इसका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ज्यादा रोल था। वहां पे जो प्रेसिडेंट प्रसाद साहब थे, उन्होंने वंदे मातरम को इक्वल ऑनर दी विद द स्टेटस ऑफ द नेशनल एंथम। आपको सुना होगा, वो इंडिया का एक नेशनल जो है, नेशनल जाना गाना माना, मतलब इस तरह का। अबे यार जाना गाना माना, अबे मेरे भाई नहीं बोलना आता तो मत बोल। जाना गाना माना भाई, वो जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। भाई नहीं यार, तुम्हें नहीं बोलना तो मत बोलो ना यार। ना पंजाबी बोलनी आए ना उर्दू बोलनी आए, हैं बैठा है सुअर की तरह, मतलब क्या जो भी पहन के बैठा। पीछे अच्छा किताबें पीछे देखो इसकी, मुझे तो लगता है कि इसकी किताबें मांग के लाता है, मतलब ये किसी कबाड़ी से इसने किताबें जो है उधार ले रखी है। जब इसका शो होता है तो कबाड़ी आता है, इसके पीछे किताबें रख के चला जाता है और ये बक 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 करके अपना शो करता है। कोई भी आई एम प्रीटी श्योर कि इसके पीछे जितनी भी किताबें पढ़ी ना, एक का भी नाम पूछ लो, इसको पता ही नहीं होगा कि किताब कौन सी है। और पीएचडी होल्डर है बाय द वे ये, मतलब ऐसे लोग पाकिस्तान में पीएचडी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक चीज स्टडी कर बैठे हैं और उनको समझ आ गई। अच्छा नरेंद्र मोदी साहब स्टडी कर बैठे हैं, अब वो कहते हैं अबे यार एक तो इस के पास एक यही वॉलपेपर है, मतलब थंबनेल है मोदी जी का, जिसमें लिखा बदले बिहार। अब मुझे एक बात बताओ सारे कि ये जो बक 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 कर रहा है, इसके बदले बिहार से क्या रिलेवेंस है? ये बात कर रहा है वंदे मातरम के ऊपर, फोटो दिखा रहा है मोदी जी की, ठीक,
बदले बिहार, हिंदी तो ऑब्वियसली पढ़नी आती नहीं, अनपढ़ लोग हैं तो पता ही नहीं है कि क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन बदले बिहार की फोटो लगा के ये हमेशा यही फोटो मोदी जी के सामने लाता है। चलिए, ठीक है ना, तो अपनी चीजें अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए भाई। बहुत सारे लोग हैं नॉट मुसलमान, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, वो कहते हैं जो फुल पोएम के जो है हाँ, वो ठीक है कि जो मुल्क है वो माँ है, गॉडेस है, अच्छा, और उसको बेसिकली मुल्क को वो हिंदू के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, और जो सो ये एक चीज है। और इस्लाम जो है वो कहते हैं जी मोनेस्टिक है, तो ही उसके तो वाहदनियत है, वननेस, इस्लाम के अंदर वननेस है, जबकि जाहिर बात है हिंदू स्कूल ऑफ थॉट के अंदर मल्टीपल वो है कि वो गॉड हो सकते हैं। सो ये एक बेसिकली डिफरेंट है। सो इस्लाम के अंदर दे कॉल इट शिर्क, ठीक है नहीं, ये तो शिर्क है, यू कैन नॉट, आप एक से ज्यादा खुदा को पूज नहीं सकते, ये इस्लाम कहता है। ये आप जो चीज है प्राइम मिनिस्टर मोदी ये समझते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जमीयत उलमा इस्लाम हिंद है, वो कहते हैं कि ये इस्लामिक बिलीफ के साथ इनकम्पैटिबल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये क्यों सूट करता है? वो समझते हैं कि पायना है स्वाद ही बड़ा है, अस वर्सेस देम क्रिएट होता है। अस वर्सेस देम कौन भाई? कौन से अस, कौन देम? भाई मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में किसी को वंदे मातरम से किसी को भी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम तो मुझे साफ दिख रही है, मतलब इजहार हो रहा है, आपकी जो जलन है, मतलब मुंह भी आपका सूर्य ऐसा बना हुआ है। बट चलिए, जो भी बोल रहे हैं, वननेस की बात कर रहे हैं, ये भी वो व्हाटएवर, बट आपको शायद सनातन धर्म के बारे में नहीं पता। आई मीन सनातन धर्म इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन वननेस एज वेल, लेकिन शायद आपको ज्ञान नहीं है, तो शायद आप ऐसी बात करें। चलिए, अस वर्सेस देम क्रिएट होता है, बल्ले बल्ले होती है हमारी। अच्छा, तो हमें तो इस चीज को जो वो चाहते हैं, जैसे एक कोई भी पॉपुलिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका ये सारे का सारा फार्मूला है। अच्छा, पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर का फार्मूला ये सारा। अच्छा, पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी इसको वो कहते थे कि नहीं सही। अरे मोहम्मद अली जिन्ना जो कहते थे वो सही नहीं है, तो आप अपने पास रखो ना यार। लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? जिन्ना साहब आपके कायदे आजम, द ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है, रुखसत हो गए दुनिया से, ठीक है ना, काहे उनको बीच में घसीट रहे मेरे भाई? तो ये आपको नहीं- तो इसमें जो पॉलिटिकल एंड टर्मिनल यूज कभी कहते हैं कि इस्तेमाल हुआ है फ्रीडम मूवमेंट का। अच्छा, अच्छा, तो इसको हिस्टोरिकली तो बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको ऐसे डील किया। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट टू स्टैंसर्स हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो नेशनल गैदरिंग्स में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे सारा होगा। अच्छा, और उसमें जो बाकी मज़ाहब हैं या वो हैं उनके लिए वो मसला आता है, समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे सामने आ रही हैं। बाकी अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो बनती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, और वो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को पॉलिटिकल एडवांटेज आता है, अगर मैं सही मानूं। मतलब पॉलिटिकल एडवांटेज आता है, नहीं जाता? भाई तू कौन है? हमारी कंट्री, हमारा देश, हमारे वोटर, हमारे पब्लिक जो जिसको चूज कर रहे हैं, क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? पॉलिटिकल एडवांटेज हो ना हो, चल तेरा सुअर जैसा मुंह अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ, क्योंकि तेरी बातें ना यार एक्चुअली इतना फर्जी आदमी है भाई। मतलब आप देख रहे हो ये क्या बकवास कर रहा है? चीमा दो इंडिया को, इंडस वाटर ट्रीटी लो। नहीं भाई, नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई। अनुव जी, मोहित, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता यार, प्लीज। ओके, हंस रहे हैं जी। फर्जी होल्डर, बिल्कुल, ये ऐसा प्राणी है जिसकी डिग्री भी इस्लामिक स्टडी में है और कॉन्फिडेंशियल, और ये जिस कायदे आज़म की बात कर रहा है, ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से खुद पढ़ा हुआ है, और इसकी कोई भी वेयर अबाउट्स, कुछ भी नो हाउ इंटरनेट पे है ही नहीं, और ये बकवास कर रहा है हमारे राष्ट्रगान के बारे में, वंदे मातरम। अनुव जी ने बोला था कि प्राउड इंडियन, हाँ, प्राउड इंडियन से याद आया कि हम सारे प्राउड इंडियंस हैं, वी आर ऑल प्राउड इंडियन। लेकिन एक प्राउड इंडियन ने, हमारे सब्सक्राइबर हैं, अपना क्या ने मुझे क्लिप भेजा, वे गए होंगे अपने प्राउड इंडियन के चैनल पे, तो इन्होंने क्लिप भेज दिया मुझे कि नवनीत भाई ये देखो, मैं अपनी बहन के साथ लाइव देख रहा था इसका। ऑब्वियसली ही डिडंट नो कि मेरी, मतलब ऑब्वियसली इन्होंने मुझे क्लिप भेजी, तो ये बोला कि नवनीत मैं अपनी बहन के साथ ये क्लिप, इनका चैनल देख रहा था प्राउड इंडियन का, तो ऐसी इन्होंने बात करी, तो मैंने कहा दिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे है, और ही इज नोन फॉर ऑल दिस नॉनसेंस, यू नो। और बाय द वे, आजकल शटर डाउन हो रखा है दुकान का, है ना, सुपर चैट है, व्यूअरशिप सब डाउन। मैंने बोला था तुझे कि बेटा तेरे पे महादेव की ऐसी दृष्टि पड़ी है ना, तेरा अब उल्टा ग्राफ शुरू हो चुका है मेरे भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अभी 200 पे नहीं पहुंचा हूँ। और भाइयों और मेरी बहनों, जो भी मुझे देख रहा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो प्राउड इंडियन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे क्लिप भेजी है, तो क्लिप चलाते हैं और फिर बात करते हैं कि ये भाई साहब ने बोला क्या है। चलिए आ जाओ जी स्टेज पे, प्राउड इंडियन। भाई गाली मत दो, मेरी बहन भी देख रही है, तो भाई बहन को बोलो फिर ना देखे, आप मत देखो भाई, और मैं किसी के बोलने पे तो रुकूंगा नहीं ना भाई, मत देखो फिर आप, आई एम सॉरी भाई। गाली गलोच सब कुछ तो चलता ही रहता है भाई, जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखना ना देखे। ये भाई साहब आजकल खुलेआम गाली दे रहे हैं, मतलब माँ बहन बदतमीजी, जो भी, ही इज नोन फॉर दैट। लेकिन ये क्या मतलब यार, जिसको देखना हो देखे, जिसको ना देखना हो देखे, भाई गाली तो मत देना यार, थोड़ा तो, मतलब अगर तेरे को कोई फीमेल ऑडियंस, और मेरे चैनल पे मैंने पहले भी बोला है कि 50% ऑफ माई ऑडियंस इज फीमेल। गाली देना, कि मुझे भी आती गाली देना, बट
तू गाली दे रहा है गंदी गंदी, वही तेरे साथ 3-4 चपड़ासी तेरे बैठे हुए हैं, ना सुपर चैट आए ना कोई बात करे। तेरा वो सुनने में आया, वो प्रीतपाल ने मुझे बताया कि जेकेएल पे भाग गया आप तेरा है। 300 लोग को तू काम देता है, 4 घंटे तू दिन में स्ट्रीमिंग करता है, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी जो भी तू है? अकल नाम की तेरे में 2 करोड़ की तेरे में अकल नहीं है। बड़ 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 पता नहीं एक तो टॉपिक कहाँ से ढूंढ के लाता मुझे पता ही नहीं भाई। मतलब आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज धुरंधर जो मेरे प्रीतपाल सिंह जी और हमारे से जुड़े हुए हैं। इतनी क्लिप मेरे पास हमेशा आती हैं कि भैया मैं पूरी स्ट्रीम करूँ तो 2-3 घंटे की तो स्ट्रीम बुंडवीर पे हो जाए। 300 लोगों को काम देता है ये, कमाल है यार। मतलब ओह गॉड ओके। मोहित जी कह रहे हैं फर्जी 300 गाइज अंडर प्राउड इंडिया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मेरे भाई, मतलब 300 लोगों को अगर नौकरी कोई दे रहा है तो वो दिन में 4-5 घंटे स्ट्रीमिंग करे दे रहा है मेरे भाई, और मुझे कहता है मैं बेरोजगार हूं, मैं नल्ला हूं। मेरे पास 1 घंटे की स्ट्रीम करने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि भैया 1 घंटे में मैं कब मैं लाइव आऊं, कब मेरे पास टाइम हो, कब मैं करूं। 300 लोगों को काम देके बैठा ये फर्जी आदमी। 10 महीने पहले इस व्यक्ति के 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे, 10 महीने पहले जब मैं भी था। 10 महीने बाद कितने पहुंचे हैं आप खुद ही देख लो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा इसको, इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है ऑलरेडी। पिछले 4-5 स्ट्रीम में भाई वो जो लगाता है ना वो काउंटर अपने सुपर चैट के, देख लेना कितनी मिल रही है इसको सुपर चैट। बेटा तेरा टाइम हो चुका, रिवर्स उनो गयो ठाकुर तो गयो, अब तू गयो, गुड लक। मुझे एक्चुअली आई एम अमेज्ड विद दोस पीपल जो ऐसे गधों को देखते भी हैं यार। कोई सिर पैर नहीं, कोई बात नहीं, गंदी गंदी गालियां, माँ बहन बदतमीजी, पता नहीं कहां से उठ के आता है यार ये है। मतलब ये इंडिया के ऐसे फुद्दू लोग हैं जो इंडिया का नाम खराब करते हैं बाहर, हैं पता नहीं यार। मिलिंद कह रहे हैं जी 300 को देता है वो सैलरी, उसमें 299 बटा माइनस हाफ वो उसका शेयरेबल वाला। अच्छा। एक तो यार मुझे समझ नहीं आता है कि इतने वेले लोग, एक वो जो डिपोर्ट हो गया यूएस से हर स्ट्रीम में बैठा है, मुझे कहता है मैं नल्ला हूं, मैं बेरोजगार हूं। मतलब कभी भी किसी भी स्ट्रीम पे देख लो वही बैठे हैं। ये बात ही करो राज भाई। क्या लोग हैं यार, मतलब कुछ काम धंधा नहीं है, वही 4 बैठे हैं नल्ले बेरोजगार। 300 लोगों को काम दिया, 300 में शायद ये 4 जो आते हैं ना जो इधर उधर के उठ के, वो भी हैं इनमें से। अच्छा मोहित कह रहे हैं जी चीमा एंड प्राउड इंडियन ऑन सेम लाइन। 101%। एक्चुअली मैं चीमा को थोड़ा सा फिर भी क्रेडिट दूंगा क्योंकि चीमा को मिला तमगा इम्तियाज। एक्चुअली उसकी कंट्री ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, चाहे किसी भी रीजन से किया हो। इस नल्ले को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? आज की डेट में वी आर ऑल प्राउड, वी मस्ट बी ऑल प्राउड। हम लोग को गर्व होना चाहिए, हम भारतीय हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि कैन इंडिया शेप द वर्ल्ड, हेल्प शेप द वर्ल्ड, 100%। हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सिविलाइजेशन है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्पोर्ट्स है। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बेस्ट टीम्स में से एक है, और हमारे पास इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल वेट है। लेकिन सबसे अच्छी बात इंडिया में है वो है हमारा एग्जीक्यूशन। तो आज हम 79th इंडिपेंडेंस डे पे यही बोलना चाहेंगे, ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा भारत महान, लेकिन ये बोलना चाहिए हम सबको कि मेरा भारत अगले 20 साल में कितना महान बन सकता है। दैट इज वन क्वेश्चन दैट एवरीवन नीड टू आस्क। और इसी वजह से वंदे मातरम का मीनिंग इतना डीप है। इट इज नॉट ओनली रिमेंबरिंग इंडिया या हमारे एंसेस्टर्स जिन्होंने सपना देखा, बट एक ऐसा भारत जिसको कि फ्यूचर जनरेशंस भी याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आज़ादी के इस पर्व पे। और जो भी भारतीय हैं प्लीज कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। और विद दिस आई थिंक अभी मुझे अपनी स्ट्रीम एंड करनी पड़ेगी। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, और सबको बहुत बहुत बधाई हो आज़ादी के पर्व पे। एंड मेक इंडिया प्राउड। जहाँ पे भी रहते हो हमेशा मत भूलिए कि आप कौन हैं। हमेशा से भारत आपके दिल में बसना चाहिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। टिल देन हैव अ गुड वन एंड टेक केयर। बाय।